मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज़ नंदनी भारती और आज मेरे प्रेजेंटेशन का टॉपिक है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन इन द एज ऑफ डिजिटल गवर्नेंस, अ क्रिटिकल एनालिसिस। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि डिजिटल शासन, डिजिटल गवर्नेंस क्या है। तो ये एक तरह से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके गवर्नेंस की प्रक्रिया को और फास्ट और तेज़ और सरल बना सकता है। भारत में आज के समय में हम देखते हैं कि 1300 से ज़्यादा सरकारी जो सेवाएं हैं अब हम लोग के पास ऑनलाइन उपलब्ध है, जिससे नागरिकों को अब ऑफिसों में जाकर चक्कर नहीं काटना पड़ रहा है। वो घर बैठे ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ उठाकर अपनी समस्याओं के लिए आवेदन दायर कर सकता है। और अगर हम देखें कि टेक्नोलॉजी बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन भी आज के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आज के समय में एडमिनिस्ट्रेशन में कंप्यूटर, इंटरनेट और एआई का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। आज हम ये देखते हैं कि 130 करोड़ से अधिक जो लोग हैं वो आधार से जुड़े हुए हैं, जिनके सेवाओं का डिजिटल वितरण आसान हुआ है। आज इंक्लूसिव गवर्नेंस के अंदर डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों तक भी ये सेवाएँ पहुँचाई जा रही है, जहाँ पे पीएमजी दिशा जैसी योजना, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान है, उनके योजनाओं के माध्यम से लाखों लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाया जा रहा है, ताकि लोग डिजिटल रूप से डिजिटल सुविधाओं का उपयोग करना बहुत आसान से सीख सके और लोग इन सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकें। अब अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ डिजिटल गवर्नेंस, डिजिटल शासन की प्रकृति क्या है, तो ये एक ई गवर्नेंस का उन्नत रूप है। ई गवर्नेंस की मतलब से हम कह सकते हैं कि जहाँ पे सरकार की सिर्फ सुविधाएं आपको तक पहुँच जा रही थी। जैसे आप आज IRCTC के माध्यम से टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, तो ये ई गवर्नेंस का रूप है। वही डिजिटल गवर्नेंस का मतलब हुआ कि आज हमें सब्सिडी जो है सब्सिडी मिल रहा है, वो बिचौलियों के बिना हमें डायरेक्ट DBT के माध्यम से हमें हमारे अकाउंट में मिल रहा है, जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को दिखाता है। तो ये एक डिजिटल गवर्नेंस का फॉर्म है। तो डिजिटल गवर्नेंस ई गवर्नेंस का एक डेवलप उन्नत रूप है, जो कि आज भारत भी UN ई गवर्नेंस इंडेक्स के 2022 में भारत को हाई EGDI श्रेणी में रखा गया। ICT, AI और डेटा का उपयोग, नई नई तकनीकों के उपयोग से आज गवर्नेंस बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गया है। AI और डेटा एनालिटिक्स के योजनाओं से रियल टाइम में सरकार को भी डेटा मिल रहा है, और साथ ही साथ सरकार एविडेंस बेस्ड डिसीजन ले रही है। लाइक कोविड-19 के समय में हम लोगों ने जब कोविन वैक्सीनेशन लिया था, तो हमें कोविन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सर्टिफिकेट मिलता था, जिससे सरकार को ये पता चल पा रहा था कि कितने लोगों ने वैक्सीनेशन की सुविधाओं का इस्तेमाल किया और कितने लोग अभी तक इस वैक्सीन की सुविधा से वंचित रहे। तो ये एक तरह से बहुत अच्छा सुलभ तरीका है सरकार को बहुत अच्छे से शासन व्यवस्था को चलाने के लिए। अब हम देखते हैं कि हमारे टॉपिक का फर्स्ट पॉइंट, ट्रांसपेरेंसी का डिजिटल गवर्नेंस में क्या रोल है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है सूचना की खुली पहुंच, यानी नागरिकों को सरकारी जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाए। लाइक अगर कोई व्यक्ति ये जानना चाहे कि सरकार ने ये योजना लाई, तो इस योजना को सरकार ने किस तरह से इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया, तो सरकार की योजनाओं में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आज RTI के तहत कोई भी व्यक्ति आवेदन दायर करके कोई किसी भी क्षेत्र विशेष का जो सूचना अगर उसको चाहिए, तो वो उस सूचना को मांग सकता है और आवेदन दे करके सूचना को ले सकता है। RTI और ओपन डेटा प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत सारे सरकारी डेटा आज जनता के पास पहुंच सकती है। datagovernment.in पर हज़ारों डेटा सीट उपलब्ध है, जिसका पब्लिक यूज़ कर सकती है, देख सकती है। और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि ट्रांसपेरेंसी के बढ़ने से सर्विलेंस, निगरानी का पहलू भी बढ़ा। माइकल फूको कहते हैं पारदर्शिता के साथ साथ निगरानी भी बढ़ती है। आधार और डिजिटल ट्रैकिंग से प्राइवेसी कंसर्न भी बढ़ा है, क्योंकि हमारा भी जो प्राइवेसी, हमारा जो डेटा है वो सरकार तक पहुंच गया है। तो हमें इस बात को लेके हमारे में भी बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है कि कहीं हमारा डेटा असुरक्षित हाथों में ना पहुंच जाए। तो निगरानी का पहलू भी देखा जाता है। अब हम बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की। तो सरकार की उत्तरदायित्व, सरकार अपने कार्यों के लिए नागरिकों के प्रति जिम्मेदार है या नहीं, ये भी डिजिटल गवर्नेंस भी हम देख सकते हैं। डिजिटल सिस्टम के माध्यम से मेजरेबल हो गया है कि सरकार कितनी अकाउंटेबल है। लाइक आज के समय में हम CP ग्राम पोर्टल के माध्यम से सरकार की किसी भी योजना के अगेंस्ट हम शिकायत दायर कर सकते हैं, जिसके CP ग्राम्स का फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंसेस रेड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। पोर्टल का यूज़ करके हम प्रॉब्लम्स को
वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और उन प्रॉब्लम्स का जो हमें सॉल्यूशन चाहिए वो जो टाइम लिमिट वहाँ पे दिया होता है उस टाइम लिमिट के अंदर हमें समयबद्ध तरीके से उसका समाधान दिया जाता है। तो एक तरह से सरकार आज अकाउंटेबल है। डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से सरकार भी जवाबदेह है। सरकार से अगर हम किसी प्रश्न का जवाब मांगेंगे कि आपने ये योजना सही तरीके से इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया, इस योजना को लाने में गड़बड़ी कहाँ हुई है, तो सरकार हमें ऑनलाइन डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से जवाब देगी। आज के समय में जुगन हेबरमास कहते थे कि सार्वजनिक संवाद यानी कि कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। जवाबदेही के लिए संवाद ज़रूरी है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस संवाद को बढ़ा रहा है। अब हम बात करें सिटीज़न पार्टिसिपेशन की, तो सक्रिय नागरिक भूमिका भी आज डिजिटल गवर्नेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। आज नागरिक केवल दर्शक नहीं है कि वो सिर्फ देख रहे हैं और सरकार योजना ला रही है नहीं ला रही है इससे नागरिकों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। नहीं, अब ऐसा नहीं है। आज नागरिक भागीदार बन गए। आज नागरिक माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे यूज़र्स जुड़े हुए हैं। आज अगर जैसी सरकार कोई योजना लाती है तो तुरंत सोशल मीडिया पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सर्वे और फीडबैक के माध्यम से नागरिक अपने विचारों को वहाँ पे रख रहे हैं, फीडबैक से बता रहे हैं कि ये पॉलिसी उनके लिए अच्छी है या नहीं है। तो इट मीन्स कि आज डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से पब्लिक या सिटीज़न का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कई योजनाओं में पब्लिक सजेशन भी शामिल किए गए हैं। अमर्त्य सेन का कहना था कि कैपेबिलिटी अप्रोच के लिए भागीदारी से ही वास्तविक विकास संभव है। जब तक जनता या नागरिक भागीदार नहीं करेंगे, सरकारी प्रक्रियाओं में भागीदारी नहीं निभाएंगे, तब तक वो अपनी कैपेबिलिटी को भी इन्हांस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब तक उनके समस्या उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, सरकार तक ये बात नहीं पहुंचेगी तो फिर वे अपने पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कैसे करेंगे, अपनी क्षमताओं का विकास भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पार्टिसिपेशन को आसान बनाता है। अब हम बात करें कि क्या चुनौतियां हैं, तो आज के समय में हम ये देखते हैं कि भारत में अभी भी डिजिटल डिवाइड है। 40 से 50% पॉपुलेशन के पास नियमित इंटरनेट एक्सेस है ही नहीं। इससे डिजिटल गवर्नेंस का लाभ कुछ वर्गों को ही मिल रहा है, सीमित वर्ग को मिल रहा है, सभी तक इसका पहुंच नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ डेटा प्राइवेसी का कंसर्न, डेटा गोपनीयता बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आज लोगों को लगता है और हमारे साथ हमेशा ये चिंताएँ होती है कि कहीं हमारा जो डेटा सरकार के पास है वो गलत हाथों में ना चला जाए और डेटा ब्रीच की घटनाएं ना हो जाए, जिससे कि हमारा ट्रस्ट प्रभावित हो रहा है। साइबर सिक्योरिटी ये भी बहुत ज़्यादा कंसर्न का टॉपिक है। भारत में हर साल लाखों साइबर अटैक्स होते हैं, इससे सरकारी सिस्टम भी प्रभावित होता है। और साथ ही साथ मेन इंपॉर्टेंस आज के समय में डिजिटल गवर्नेंस के साथ साथ हम लोग टेक्नोलॉजी पे इतने ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं कि कभी कभी कुछ नई योजनाएँ या नया फॉर्म आता है तो सर्वर फेल्योर हो जाता है, टेक्नोलॉजी ग्लिच आ जाती है, जिससे सेवाएँ रुक जाती है। इससे गवर्नेंस की रिलेबिलिटी प्रभावित होती है क्योंकि एक साथ सभी लोग उस पर एक्सेस करने लग जाते हैं। अगर हम इसके सामाजिक प्रभाव की बात करें तो डिजिटल माध्यमों से लोगों में जानकारी और अवेयरनेस बढ़ रही है। लोग अब अपने अधिकारों के प्रति बहुत ज़्यादा सजग हैं। और ये देखिए तो हमने पहले भी बात की थी कि डीबीटी के माध्यम से आज बिचौलियों की भूमिका कम हुई है। सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से भ्रष्टाचार में कमी करके लोगों को डायरेक्ट सब्सिडी और अलग अलग फ़ंड जो भी वो योजना लाती है उनका फ़ायदा लोगों तक पहुंच रहा है। इससे बहुत सारे रुपयों की बचत हो रही है क्योंकि बिचौलिया जो मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे उनकी भूमिका ख़त्म हो रही है। आज शहरी क्षेत्रों में डिजिटल सर्विस का लाभ अधिक देखा जा रहा है, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी सीमाएं मौजूद है, ये क्योंकि ये एक असमानता की समस्या को दिखाता है और यही डिजिटल डिवाइड को भी दिखाता है। इसको सुधारा कैसे जा सकता है, तो सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लाई हैं इसके सुधार के लिए। PMG दिशा के तहत लाखों लोगों को ट्रेन किया जा रहा है कि कैसे वो डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। डेटा प्रोटेक्शन कानून लागू किया जा रहा है ताकि लोगों का प्राइवेसी कंसर्न जो है वो लोगों का डेटा कहीं दूसरे हाथों में ना पहुँचे, वो सुरक्षित रहे। फिर इंक्लूसिव पॉलिसी लाई जा रही है। सस्ती इंटरनेट सेवाएँ और इंफ्रास्ट्रक्चर लाना बहुत ज़रूरी है ताकि सभी लोगों को इसका समान अवसर मिल पाएगा। AI में एल्गोरिदम बेस्ड डिसीजन को एक्सप्लेनेबल बनाना ज़रूरी है। अगर कोई काम हम AI के थ्रू कर रहे हैं तो हमें उसके पीछे का रीज़न जानना हो तो वो हमें मिल सके। इससे लोगों के बीच ट्रस्ट और फेयरनेस बढ़ेगा। अगर हम इसके पॉजिटिव आउटकम्स की बात करें तो ये गवर्नेंस में खुलापन और विश्वास को बढ़ाता है, लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप होता है, सरकारी कार्यों में एफिशिएंसी दिखती है और गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल होती है लोगों के लिए, और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी भी बढ़ती है। नागरिक बहुत जागरूक होता है। लेकिन अगर हम इसके कुछ
नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखें तो ये डिजिटल डिवाइड को भी बढ़ा रहा है, साथ ही साथ गोपनीयता और डेटा सुरक्षा का खतरा को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और इसका सीमित प्रभाव है, लाइक बहुत जगहों पे सिर्फ औपचारिकता के लिए इसको लाया जा रहा है, धरातल पर इसका पूरा यूज़ नहीं किया जा रहा है। और अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि डिजिटल गवर्नेंस भी एक डेवलपमेंट, एक दोधारी तलवार के जैसा है जो डेवलपमेंट और रिस्क दोनों को लाता है। इसलिए हमें एक बैलेंस अप्रोच की ज़रूरत है ताकि हम एक सही तरह से इसका यूज़ कर सकें। लाइक हम अगर हमारे पास फ़ोन है तो हमें उसका सही यूज़ करना आना चाहिए ताकि हम उसके सही यूज़ कर अपने आप को, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा सकें, ना कि उसकी गलत यूज़ से प्राइवेसी, हमारे डेटा को असुरक्षित हाथों में पहुंचा दें। अब अगर हम अपने टॉपिक को कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कि डिजिटल गवर्नेंस लोकतंत्र को मजबूत करता है, जब क्योंकि लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है और डिजिटल माध्यम के जरिए लोग अपनी राय और समस्याएं सीधे सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इससे शासन अधिक उत्तरदायी बन जाता है। अवसर और चुनौती, डेटा ड्रिवन गवर्नेंस बहुत ज़्यादा प्रभावी है लेकिन जोखिम भी है। डेटा के आधार पर नीतियाँ सटीक तो बनती है और वही डेटा सुरक्षा, गोपनीयता और असमान पहुँच जैसी चुनौतियाँ भी सामने आती है कि कुछ लोगों के पास उनका एक्सेस हो जाता है, कुछ लोग उसकी पहुंच से बहुत दूर होते हैं। तो ये एक बहुत चुनौती के रूप में है। अगर हम फ्यूचर में इसके वे फॉरवर्ड की बात करें तो सुरक्षित, समावेशी और पारदर्शी डिजिटल शासन लाना बहुत ज़रूरी है और टेक्नोलॉजी का उपयोग तभी जाकर के सक्सेसफुल हो पाएगा जब सभी वर्गों को समान अवसर मिलेगा, सभी लोग इसकी पहुंच तक समान रूप से इस पर पहुंच बना पाएंगे और डेटा सुरक्षित हाथों में रहेगा। इससे सस्टेनेबल, दीर्घकालिक और संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। That's all. Thank you.